हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैंपस में। दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम आप लोग के लिए 8 जुलाई का करेंट अफेयर्स लेकर आ चुके हैं। तो चलिए पूरी विस्तार से हम आज के करेंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर निम्न में से किस देश को रखा गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा भारत। भारत को 34वां स्थान मिला हुआ है। चलिए अब इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का 34वां स्थान रहा है। रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियामकीय सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में एक अंक का सुधार हुआ है। भारत की रैंकिंग 2018 में 35, साल 16 में 36 और साल 14 में 39 थी। सूचकांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई है। इसमें शीर्ष स्थान पे ब्रिटेन है। इसके बाद क्रमशः अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा जैसे शीर्ष 5 में शामिल है। भारत के पड़ोसी देश चीन की सूचकांक में रैंकिंग 32 है, श्रीलंका की 65 और पाकिस्तान की 73वीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका इनजेती श्रीनिवास। इनजेती श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जेती श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक वो 3 साल तक इस पद पर अपनी सेवा देंगे। श्रीनिवास ओडिशा कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे पहले कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय में अपनी सेवा दे चुके हैं। 31 मई को वे कॉरपोरेट अफेयर्स सेक्रेटर के पद से रिटायर हुए हैं। इस साल 27 अप्रैल को IFSCA का निर्माण किया गया था। यह देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों IFSCA में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत निकाय है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? बताएंगे यहाँ पे कि अमेरिका किस संगठन से अलग होने की घोषणा कर दी है। तो वो है WHO। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अमेरिका ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने से संबंधित पत्र भेज दिया है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। साल 1984 में तय नियमों के तहत किसी भी सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका को WHO के सभी बकाये चुकाने होंगे। देखिए, WHO का कोई भी सदस्य अगर हटना चाहता है तो उसका जो पत्र दिया जाता है तो एप्लीकेशन देने के 1 साल बाद ही उसको संगठन से हटाया जा सकता है। तो 6 जुलाई को यानी अमेरिका ने पत्र दायर कर दिया है, भेज दिया है, तो वह जो है WHO के संगठन से 6 जुलाई 2021 को हट जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा है? तो ऑप्शन आपके सामने है राहुल सचदेवा, मोहन त्यागी, बहादुर सिंह, अनमोल सिंह। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बहादुर सिंह, सही आंसर है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच बहादुर सिंह
25 साल तक सेवा देने के बाद पद से हट गए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया। आयु नियमों के आधार पर उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया गया। बहादुर सिंह ने 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भाग लिया था। 1976 में अर्जुन पुरस्कार और 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। याद रखेंगे आप लोग कि ये जो है 1980 में मॉस्को में ओलंपिक खेला था, ठीक है। और इनको अर्जुन पुरस्कार 1976 में मिला है, अर्जुन पुरस्कार 1976 में, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 1998 में दिया गया है। साथ ही 1983 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। बहादुर सिंह के मार्गदर्शन में भारत ने दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों 2010 में शानदार प्रदर्शन किया था। मतलब वो जो है एक बहुत ही अच्छे कोच थे, लेकिन खेल का जो प्राधिकरण का नियम होता है, आयु के आधार पे जो है उसमें कोच को रखा जाता है, उसका अनुबंध समाप्त हो चुका था, इसलिए इनको जो है हटना पड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 5वां प्रश्न यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन होगा इसमें? तो सही आंसर आपका महाराष्ट्र होगा, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं के लिए, यानी स्थानीय जो लोकल एरिया में काम करने वाले हैं उनके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया ताकि उनको रोजगार मिल सके। इसके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व चॉकलेट दिवस। विश्व चॉकलेट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड चॉकलेट डे, ठीक है। 10 मार्च, 21 अप्रैल, 15 मई, 7 जुलाई। कौन आंसर होगा? तो आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 7 जुलाई। 7 जुलाई को पूरे वर्ल्ड में चॉकलेट डे मनाया जाता है, ठीक है, और मनाया भी गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, कब जो है शुरुआत हुआ था। हर साल 7 जुलाई को दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस साल 2009 में मनाया गया था। इसे पहली बार सन 1550 में यूरोप में मनाया गया था। चॉकलेट हमारे शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। इसके नेचुरल केमिकल्स हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं, इसलिए जो है प्रत्येक साल 7 जुलाई को चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना SNGRBP के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपए देने का समझौता किया है? वर्ल्ड बैंक ने, ध्यान देंगे, वर्ल्ड बैंक ने, आपने नाम सुना होगा नमामि गंगे, यानी गंगा को साफ सुथरा रखने के लिए, उसके पुनरुद्धार के लिए इन्होंने फैसला लिया है कितना रुपए देने की? 3023 करोड़ रुपए। दूसरा ऑप्शन है 4223 करोड़ रुपए, 2323 करोड़ रुपए। चौथा ऑप्शन है 3923 करोड़ रुपए। तो सही आंसर आपका क्या है? 3023 करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे हम लोग। विश्व बैंक नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्थन बढ़ाने को 40 करोड़ डॉलर यानी 3023 करोड़ के आसपास जो है इन्होंने ऋण देने का फैसला किया है। यह गंगा नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम है। विश्व बैंक ने कहा कि दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना SNGRBP से नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार की इस योजना के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, ठीक है।
8 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाली विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी। अब खेल मंत्री ने खिलाड़ियों का जो प्रशिक्षण का अवधि था, समय था, उसमें बदलाव ला दिया है। ऑप्शन है आपके पास 5 साल, 3 साल, 4 साल और 2 साल। सही आंसर आपका 4 साल होगा, यानी ऑप्शन सही सी है। चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं। खेल मंत्री अभी कौन है, तो भारत के खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू है, किरण रिजिजू। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने बताया कि उभरते हुए खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ओलंपिक सहित सभी बड़े टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2024 तथा 2028 के ओलंपिक्स खेलों की तैयारियों के लिए भी यह उपयोगी होगा। बार बार कोच बदलने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर पड़ता है। टोक्यो ओलंपिक्स को अगले साल तक स्थगित किए जाने के मद्देनजर सभी विदेशी प्रशिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। आइए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन आपके पास है असम, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो सही आंसर आपका क्या होगा, असम। असम सरकार ने जो है ये निर्णय लिया है कि देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को अब एक राष्ट्रीय उद्यान जो है बना दिया जाए। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 111.942 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 112 वर्ग किलोमीटर कहा जा सकता है। यह देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की परिधि के अंदर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, तो एलिफेंट रिजर्व के परिधि के अंदर है। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य ऊपरी असम के कोयले एवं तल समृद्ध जिलों डिब्रूगढ़, तिनसुकिया एवं शिव सागर में फैला हुआ है। ठीक है, और माना जाता है कि यह असम में तराई क्षेत्र के वर्षा वनों का अंतिम शेष संक्रमण जोन है। अपग्रेड होने के बाद देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। यानी पहले से 5 राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ये जो है बन जाएगा तो 6ठा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। जबकि अन्य 5 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है, काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरंग और डिब्रू साइखोवा है। ठीक है, ये 5 जो है राष्ट्रीय उद्यान है जो आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर यानी अंतिम क्वेश्चन है, विश्व जूनोसिस दिवस, वर्ल्ड जूनोसिस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 मार्च, 15 मार्च, 12 अप्रैल, 6 जुलाई। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 6 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्रतिवर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस बीमारियों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और उन्हें उपचार के रूप में जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 6 जून 1885 को प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसायनज्ञ और वैज्ञानिक लुई पास्चर द्वारा पहले सफल रेबीज टीके की खोज के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1885 में लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था। इसी उपलक्ष्य में जो है 6 जुलाई को प्रत्येक साल विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस बीमारियां फैलाने में सबसे ज़्यादा भूमिका बैक्टीरिया की है। रोगी पशुओं व मनुष्यों से स्वस्थ पशुओं व मनुष्यों में फैलने वाले संचारी रोगों को जूनोसिस कहते हैं। ठीक है, रोगी पशुओं व मनुष्यों से
स्वस्थ पशु व मनुष्यों में फैलने वाले संचारी रोगों को जूनोसिस कहते हैं। इसे पशु जनित व पशुजन्य रोग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप इस करंट अफेयर्स को पीडीएफ में प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप वहाँ से आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर करिएगा, एक शेयर करके अपने और मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि इसका लाभ और किसी को भी मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।